सो नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन, जो कि पहला ही टॉपिक है 10th का। यस, साइंस 1 का फर्स्ट टॉपिक है। सो सी ग्रेविटेशन बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम नहीं होते, सिंपल सा हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी मीन्स व्हाट गाइस, तो एक कोई भी प्लानेट है उसका खुद का अपना पावर, मतलब वो कुछ पावर से, कुछ फोर्स से चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। कोई भी चीज़, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ रहे तो उसको अपनी तरफ ये करता है, उसको खींचता है। यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। यस, तो ये ग्रेविटेशन की देनगी है जो कि हम लोग अर्थ पे चल पाते हैं। देखिए अभी जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे हम कैसा होते हैं, फ्लोट होने लगते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और ऐसा। तो ग्रेविटेशन टॉपिक बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, मतलब उसके वजह से ही वो देखिए रोड पे 4 व्हीलर चल रही है, बिल्डिंग्स है, सब, तो सब कुछ ग्रेविटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अंडरस्टूड, ठीक है। अभी यहाँ पे ठीक है, हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते, कंटेंट पे जाते हैं। तो ग्रेविटेशन का जो ये बताया है, कंसेप्ट बताया है, न्यूटन ने बताया है। तो न्यूटन को ये कंसेप्ट कैसे सूझा, तो क्या हुआ था, न्यूटन के गांव में, मतलब जहाँ पे भी न्यूटन रहता था वहाँ पे उनके गांव में क्या आई थी, महामारी आई थी। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे महामारी आई है, वैसे न्यूटन के टाइम पे भी महामारी आई थी। तो वो क्या किए थे, या कुछ तो झगड़ा हुआ था, एग्जैक्टली पता नहीं, ऐसे दो में से कोई एक चीज़ थी। तो न्यूटन कैसा हुआ, वो एप्पल के झाड़ के नीचे बैठ के, मतलब कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए। तो एक एप्पल न्यूटन के सिर पर गिरा। यस, सो न्यूटन के सिर पे गिरने के बाद फिर न्यूटन ने वहाँ से सोचना चालू किया कि ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये तो ऊपर भी जा सकता था ना। तो ऐसा इमेजिन करना चालू किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने रिसर्च से, सब कुछ चीज़ों से क्या किया, ग्रेविटी के बारे में बताया, और वहाँ से ग्रेविटेशन कंसेप्ट आया। और उस न्यूटन के नाम से उस कंसेप्ट को बोला गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशन। यस, सो ये है, ठीक है गाइस। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो चीजें पता रहनी चाहिए, एक है फोर्स और दूसरा है मोशन। मतलब अगर आपके टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो बाय रूल पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देना चाहिए, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, ग्रेविटेशन। बट टॉपिक में कहाँ से बिगिन किया गया, फोर्स और मोशन, ये दो चीजें बताई गई है। तो ठीक है, उसको हम ध्यान में देख लेंगे। तो इधर मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स क्या है, सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए जो हम लोग ताकत लगाते हैं, दैट इज सिंपली फोर्स। ओके, अगर आप फिजिक्स के लैंग्वेज में देखो तो फोर्स का डेफिनेशन होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे आपको फोर्स का डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो जस्ट ये डेफिनेशन आप लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाट इज फोर्स, सो फोर्स इज व्हाट defined as product of what, mass and acceleration। understood। प्रोडक्ट मीन्स फिजिक्स के लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट बोला जाता है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट गाइस, मास, यस, मास इनटू एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड। सो देयरफॉर फोर्स के लिए भी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कर नोट कर दीजिए। तो फोर्स के लिए हम लोग F लेंगे, मास के लिए स्मॉल m लेंगे, और एक्सेलरेशन के लिए a लेंगे। तो जस्ट मतलब ये कंसेप्ट आने से पहले, क्योंकि हमें फोर्स वर्ड यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं, समझ में आ रहा है, तो इसके लिए हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फोर्स इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, जो कि इस तरीके से, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे मोशन भी दिया है, तो हम लोग चलिए मोशन का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो व्हाट इज मोशन, सो मोशन इज व्हाट, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या किसी टाइम के बाद या जस्ट चेंज ही रखो, अपनी जगह को बदलता है, पोजीशन को बदलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। क्यों, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों गया, कब गया, या किस वजह से गया, उसके बॉडी में कुछ तो भी मूवमेंट हुआ, तो वहां से मोशन का कंसेप्ट आता है। तो जस्ट हम सिंपल ध्यान में रखते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तुमको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट मेरे ख्याल से आप ध्यान में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार आने वाले टॉपिक में, फोर्स बोलो, मोशन बोलो, तो ये ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने फोर्स और मोशन देख लिया। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तो हमेशा न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन करने के लिए क्या किया है, डायग्राम, मतलब दो प्लैनेट के बीच में लिया है कि वह दो ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए हमारा इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, समझ में आ रहा है, या ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, ऐसा ही, ये ज्यादा ध्यान बेटर रहेगा। एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। आपको कहीं कहीं अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग वे से रहेगा, ये आपको 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी कहीं ना कहीं आ जाता है, समझ में आया। तो हमारे इस टेक्स्ट बुक के, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से डी दिया हुआ है, आप उस डी की जगह पे आर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडरस्टूड। सो डी है और अलग टेक्स्ट बुक के हिसाब से डी का ही मतलब क्या दिया हुआ है, आर भी है, रेडियस, क्लियर है, यस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, न्यूटन का मानना क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट, ओके, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है, या तो वो अपनी तरफ खींचता है या तो उससे दूर भेजता है, रिपल करता है, ओके। तो जो उनके अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा सा सिंबल्स लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि F is directly proportional to product of masses and F is inversely 1 upon d का स्क्वायर, समझ में आया। ये देखिए, ये और इन दोनों को कंबाइन करके फिर ऐसा बताया गया है कि F is directly proportional to m1 into m2 upon what d का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो क्या बोलता है न्यूटन का कि every object attracts every other object with a force, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी एक फोर्स से क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचता है या तो एक दूसरे से दूर भेजता है। वो फोर्स, ये देखिए ये सिंबल सब लोग 10th में हो, अभी तुमको 8th से इस सिंबल के बारे में बताया गया, आई थिंक 7th से ही बताया गया, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, बराबर है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों मल्टीप्लाइड है तो प्रोडक्ट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, अंडरस्टूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सी अभी आप बोलोगे ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये भी बराबर है, लेकिन जब कोई टर्म्स डिवाइडेड बाय रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, समझ में आया। ओके, सो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यहाँ पे, तो एवरी पार्टिकल, ओके, एवरी, हाँ यहाँ पे टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही हम वही वर्ड्स लिखते हैं। सो एवरी ऑब्जेक्ट है, ओके, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract, okay, attract every other object with a force, okay, ठीक है, that force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। समझ में आया, इस तरीके से ये अपना स्टेटमेंट हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद ये इतना हो गया कि इन दोनों को लिखो, ये लिखो। सो नेक्स्ट डे के बाद ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, ओके। सो हाँ ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, सो F is directly proportional to m1 into m2, F is inversely proportional to 1 upon d का square, therefore F is directly proportional to m1 into m2 upon d का square, yes।
सो आगे क्या लिखूँ मैं? सो देयरफॉर F is equals to G M1 M1 M2 अपॉन D का स्क्वायर। एंड व्हाट इज G को हम बोलते हैं G is equals to ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अंडरस्टूड? यस। सो इस तरीके से हमें जब भी पूछा जाएगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, 2 मार्क के लिए प्रॉपर इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ कर दो और ये पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए। और ये मैथमेटिकल, ये देखिए ये फिजिक्स का ये पार्ट ज़्यादा आईएमपी रोल प्ले करता है। अंडरस्टूड? ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखो। सो दैट इज व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस, सो स्टार्ट।